वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। इंडक्शन मोटर में हम लोग स्पीड कंट्रोल देख रहे थे और आज हम लोग उसका लास्ट पार्ट देखेंगे, स्पीड कंट्रोल बाय वैरिंग रोटर रेजिस्टेंस, चौथा वाला पार्ट। स्पीड कंट्रोल सबसे पहले हमने पढ़ा बाय वैरिंग वोल्टेज, दूसरा बाय वैरिंग फ्रीक्वेंसी, तीसरा बाय वैरिंग नंबर ऑफ पोल्स और चौथा ये है स्पीड कंट्रोल बाय वैरिंग रोटर रेजिस्टेंस। तो जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है कि रोटर के रेजिस्टेंस को भी वैरी करके स्पीड को वैरी किया जा सकता है। इसके केस में भी स्पीड बिलो रेटेड स्पीड ही मिलेगी आपको, हालांकि रेंज वाइड होगा। और है तो ये रोटर रेजिस्टेंस को वैरी करके स्पीड कंट्रोल करने वाला मेथड। और रोटर रेजिस्टेंस हम लोग वैरी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर के रेजिस्टेंस को वैरी करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो सब सॉर्टेड होता है। तो ये मेथड जो है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दिस मेथड इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये इसका एक डिमेरिट है। कि एक और डिमेरिट है वो देखेंगे, लेकिन जो सबसे पहला वाला डिमेरिट है वो ये है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए ही यूज होगा। हालांकि फायदा ये है कि हम लोग पढ़े थे कि रोटर के रेजिस्टेंस को वैरी करके, रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा के हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो एक काम, रोटर के रेजिस्टेंस को वैरी करके आप स्टार्टिंग टॉर्क को भी बढ़ा सकते हैं और स्पीड को भी रेटेड स्पीड से कम कर सकते हैं। तो दोनों काम इस एक तरीके से हो सकता है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, समझेंगे हम लोग, लेकिन कंसेप्ट से पहले इसका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट देख लीजिए। ये आपका स्टेटर है, स्टार में कनेक्टेड, और इसका ये तीनों फेज जो है, 3 फेज सप्लाई यहाँ से दिया गया। उसके बाद ये आपका रोटर है, स्टार में कनेक्टेड, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। अब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आपको पता ही है कि तीनों फेज जो है वो जाता है शाफ्ट पे, शाफ्ट के स्लिप रिंग पे गया, स्लिप रिंग से सोल्डरिंग होती है और स्लिप रिंग पे कार्बन ब्रश जो है उससे जाता है बाहर। और बाहर में नॉर्मल कंडीशन में ये तीनों आपस में क्या होते हैं, सॉर्टेड होते हैं। लेकिन अगर आपको स्पीड कंट्रोल करना है तो हम लोगों को लगाना होगा एक गैंग रजिस्टर। गैंग रजिस्टर कुछ इस टाइप का होता है, जो कि आप देख रहे हैं, कुछ इस टाइप का। कुछ इस टाइप का गैंग रजिस्टर, तीनों में ही रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है और एक तरफ तीनों क्या होते हैं, सॉर्टेड होते हैं। तो जब इस गैंग रजिस्टर को आप लगाएंगे, जो शाफ्ट से, जो रोटर का जो तीनों फेज जो शाफ्ट से बाहर निकल रहा है, तो अगर स्पीड कंट्रोल अगर हमको करना है तो हम लोग यहां पर एक गैंग रजिस्टर लगाएंगे। ठीक है, अब क्या है, अगर मान लीजिए आपको स्पीड कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है, स्पीड कंट्रोल नहीं करना है, तो आप ये जो मूवेबल है, ये जो मूवेबल है, इसको आप यहां पे लगा के रखिए, हेयर, यहां पे। तो यहां पे लगा के रखे हुए, तो क्या ये रेजिस्टेंस सर्किट में है? नहीं है ना, क्योंकि करंट इधर तो जाएगा नहीं, ओपन है। मतलब ये अल्टीमेटली क्या है, शॉर्ट है। तीनों ही फेज क्या है, रोटर का शॉर्ट है। तो रोटर के तीनों फेज शॉर्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मशीन है इंडक्शन मोटर, वो रेटेड स्पीड पे चलेगा। जो भी इसकी स्लिप होगी उस स्लिप के हिसाब से ये रेटेड स्पीड पे चलेगा। ठीक है, और उस समय जो भी उसका स्लिप होगा वो हम यहां पे लिखे हैं एस, इसको हम एस ओल्ड लिख लेते हैं। ठीक है, एस ओल्ड, जो भी है वो ये है। और उस समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, 3v² /2π/ns × x2 इंटू एस ओल्ड इंटू r2'/x2' अपॉन s² ओल्ड प्लस r2'/x2' का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर इस समय आप टॉर्क स्लिप कर्व देखें तो ये बहुत सिंपल, जैसा हम लोग देखते आ रहे हैं, ये कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये स्लिप इधर बढ़ेगा, स्पीड इधर घटेगा, वो सब आपको पता ही है। सपोज दिस इज TEM मैक्सिमम। ठीक है, तो जो टॉर्क स्लिप कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, दिस इज समथिंग SMT1 = r2' /x2'।
और ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क 1, कुछ इस तरह का, ठीक है। अब अगर हमको, और सपोज एक और चीज इसमें ले लेते हैं लोड टॉर्क। मान लीजिए लोड टॉर्क ये है, दिस इज लोड टॉर्क TL, और आपको ये स्पीड पे आपका मोटर रन कर रहा है NR1 में, ठीक है। अब आपको सपोज कि इस स्पीड पे नहीं रन कराना है, इससे कम स्पीड पे रन कराना है, तो आप ये जो आपका स्लाइडर है जॉकी, इसको आप मूव करके यहां पे ले आइए। जितना इसमें लाएंगे उतना ही इसमें भी, वो एक्चुअली एक ही होता है, मूव करते हैं तीनों साथ मूव होता है, ठीक है। तीनों पे जैसे ही हम लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे वैसे ही क्या होगा समझिए। देखिए बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा समझना है। देखिए जब हम लोगों ने इसका पूरा वर्किंग पढ़ा था इंडक्शन मोटर का, तो हमने देखा था कि रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है पर फेज, उसका फॉर्मूला होता है ये E2 इक्वल टू √2 पाई SF, FR जिसको कहते हैं √2 पाई F phi N2 KW2 वोल्ट पर फेज। पर फेज वोल्टेज ये इंड्यूस होता है √2 पाई SF phi N2 KW2, और पर फेज जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से करंट भी होगा, I2 इक्वल टू E2 अपॉन R पर फेज, है कि नहीं। प्रत्येक फेज का जो करंट होगा उस हिसाब से, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर बैलेंस्ड 3 फेज सर्किट है तो उसको हम लोग सिंगल फेज पे एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सप्लाई वोल्टेज E2 है, पर फेज रेजिस्टेंस अगर R फेज है, R5 है, तो पर फेज करंट कितना होगा E2 बाई R5, और टॉर्क आप यहां से देखिए 3V² अपॉन ये है, ठीक है। अब जैसे ही आप कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, यानी कि यहां पर आप कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, आर फेज प्लस आर एक्सटर्नल, तो जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे करंट जो है ना पर फेज, वो करंट की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐड हुआ है तो करंट की वैल्यू घट जाएगी, और करंट की वैल्यू जैसे ही घटेगी वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो घट जाएगा। आप ऐसे भी यहां से देखिए TEM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, तो देखिए वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज वही है, ये वही है, लेकिन यहां पे R2 प्लस R एक्सटर्नल हो जाएगा, है ना। देखिए इससे पहले इस रेजिस्टेंस को ऐड करने से पहले जो है दिस वाज इक्वल टू TL, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बराबर है। सपोज इसको हम नाम दे देते हैं समथिंग 10 न्यूटन मीटर, लेकिन जब यहां पे R एक्सटर्नल लगेगा और नीचे भी तो लगेगा, है ना, फिर ये डैश पूरे पर हो जाएगा, फिर ये पूरे पे हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि नीचे में भी लग रहा है ऊपर में भी लग रहा है, नीचे में लग के स्क्वायर हो रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू है वो तुरंत घट जाएगी। जैसे ही आप इसको स्लाइड करेंगे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो लग रहा है मोटर पर वो सडनली घट जाएगा, एकाएक घट जाएगा। स्पीड को घटने में टाइम लगेगा क्योंकि वो इनर्शिया है, इट विल टेक इट्स टाइम, लेकिन करंट और टॉर्क, ये चीज हम लोग डीसी मशीन में भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, लेकिन करंट और टॉर्क जो है वो एक बैक घट जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पहले TEM TL के बराबर था 10 न्यूटन मीटर, अब जो TEM है वो TL से कम हो गया। सपोज कि ये इससे कम होकर के ये हो गया आपको सपोज 6 न्यूटन मीटर, ठीक है, और TL कितना है 10 न्यूटन मीटर। लोड तो वही है, लेकिन जो जैसे आप रेजिस्टेंस लगाए वैसे करंट की वैल्यू भी घट जाएगी, और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है वो भी घट जाएगा 6 न्यूटन मीटर। ये तो हुआ सडनली, तुरंत, जैसे आप रेजिस्टेंस लगाएंगे वैसे ये चीज होगा। अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अब आप कंडीशन देखिए, जो आपका लोड टॉर्क है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से ज्यादा है, और हम लोग जानते हैं कि अगर लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होती है, घटती है ना। लोड टॉर्क अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। तो स्पीड घटने लगेगा, किसका, रोटर का, स्पीड घटने लगेगी, किसकी, रोटर की। अब क्या होगा कि यानी NR डिक्रीज हो रहा है। अब स्लिप क्या होता है, स्लिप होता है NS माइनस NR बाई NS,
NS तो कांस्टेंट है ना, NR घट रहा है, ठीक है। और अगर रोटर की अगर NR घटेगा तो स्लिप क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम इस रेजिस्टेंस को इंक्लूड किए वैसे ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एक बैक घट गया, करंट एक बैक घट गया, स्पीड अब धीरे धीरे घटने लगेगी, स्पीड धीरे धीरे घटने लगेगी, स्लिप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, है ना, स्लिप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब स्लिप जब बढ़ने लगेगा तो जरा देखिए कि जो E2 है, जब ये स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी तो ये E2 भी बढ़ेगा, समझ में आ रही बात। E2 इस रेजिस्टेंस को ऐड करने से E2 पे कोई असर एकबैक नहीं पड़ा, ठीक है ना। पहले अगर मान लीजिए 15 वोल्ट था तो रेजिस्टेंस ऐड करने पर भी यहाँ पे 15 वोल्ट ही है, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस ज्यादा ऐड हो गया इसलिए करंट घट गया, करंट घट गया एकबैक तो टॉर्क भी घट गया एकबैक, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लोड टॉर्क से कम हो गया तो स्पीड घटने लगा। लेकिन अब जब इस स्पीड घटने लगा तो स्लिप बढ़ने लगा, अब जब स्लिप बढ़ने लगेगा तो ये E2 अब इंक्रीज होने लगेगा, अगर 15 वोल्ट था पहले तो अब बढ़ेगा 15.2 15.4 बढ़ेगा, ठीक है। अब जब ये बढ़ेगा तो I2 भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि E2 बढ़ रहा है, E2 बढ़ रहा है इसलिए I2 भी बढ़ेगा। यानी करंट मान लीजिए पहले 10 एम्पियर था, घट के हो गया 6 एम्पियर, तो अब वो बढ़ना शुरू किया 6.2 6.3 6.4, अब वो बढ़ना शुरू किया करंट, ठीक है। और करंट बढ़ेगा तो आपका ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी बढ़ेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि स्लिप बढ़ रहा है इसलिए आप कैलकुलेशन करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इंक्रीज होना शुरू होगा ना, मतलब ये अब 6 न्यूटन मीटर से बढ़ना चालू होगा, स्पीड घटता जाएगा, जो सेम चीज है जो डीसी मशीनों में पढ़ा था, स्पीड घटता जाएगा, स्लिप बढ़ता जाएगा, E2 बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, टॉर्क बढ़ता जाएगा। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लोड टॉर्क के बराबर ना हो जाए, करेक्ट, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लोड टॉर्क के बराबर ना हो जाए, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क वापस लोड टॉर्क के बराबर होगा उस समय स्लिप कुछ और हो गया होगा, ऑब्वियसली स्लिप भी चेंज हो गया होगा, E2 भी चेंज हो गया होगा। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क वापस लोड टॉर्क के बराबर होगा, ठीक है, ये तो ठीक ही है 10 न्यूटन मीटर, उस समय हमारा स्लिप कुछ और हो गया होगा, वो तो कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल वगैरह तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ और स्लिप हो गया होगा, जो भी नया स्पीड होगा उसके हिसाब से आपका स्लिप की वैल्यू हो गई होगी, ठीक है। तो प्रोसेस तो यही है ना, प्रोसेस यही है कि जब हम रेजिस्टेंस को इंक्लूड करते हैं तो करंट की वैल्यू एक बैक घट जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एक बैक घट जाता है। अब चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लोड टॉर्क से कम हो गया इसलिए स्पीड घटने लगी, स्पीड घटने लगेगी, स्लिप बढ़ने लगेगा, स्लिप बढ़ने लगेगा, ईएमएफ इंड्यूस बढ़ने लगेगा, करंट बढ़ने लगेगा। अब घटे हुए वैल्यू से ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, करंट भी टॉर्क भी, ये तब तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक वापस TEM इक्वल टू TL ना हो जाए, तब तक आपका स्पीड घटता रहेगा, ठीक है। अब इसी चीज को तो आपको मिल गया ना वाइड रेंज, आपको स्पीड कंट्रोल हो गया, स्पीड अब आपकी अब ये मैंने बहुत धीरे धीरे बताया बट इट विल नॉट टेक लार्ज टाइम। अब उस घटे हुए स्पीड पर ही आपका मोटर चलता रहेगा, ठीक है। अब अगर आप रेजिस्टेंस को और बढ़ाएंगे तो और स्पीड घट जाएगी, रेजिस्टेंस कम करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, समझ में आ रही बात। अब इस चीज को हम टॉर्क स्लिप कर्व पे कैसे दिखाएं, देखिए TL ये था, NR1 था। अब देखिए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है आई थिंक 3v²/4π/ns × x2 डैश। तो इसमें चूंकि रेजिस्टेंस का कोई ये है नहीं इसलिए इसके वैल्यू पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू सेम रह जाती है पूरे प्रोसेस में। लेकिन जो SMT है, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, इसमें क्या है R2' x2', तो R2' तो चेंज हो गया, अब तो R2 + R एक्सटर्नल हो गया, यानी कि स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स ये चेंज हो जाता है। मैक्सिमम टॉर्क चेंज नहीं होता है लेकिन स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स ये चेंज होता है, बढ़ जाता है ना। तो सपोज कि अब नई वैल्यू जो SMT2 है
वो ये है R2 प्लस R एक्सटर्नल बाई X2 होल डैश। अब ये है, ठीक है। तो अब जो टॉर्क स्लिप कर्व बनेगा, अब वो तो इसके हिसाब से बनेगा, है ना। तो अब जो इस लोड के लिए अब स्पीड क्या है, अब तो इसका स्पीड ये है, जैसा आप देख सकते हैं, अब तो स्पीड ये है और ये क्या है, ये है NR2, ठीक है। तो अब ये घटे हुए स्पीड पे चलेगा, ठीक है। तो यहां से आप कुछ चीजों को देख सकते हैं कि जब हम रेजिस्टेंस को जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि NR2 इज लेस देन NR1, स्पीड घट जाती है, ठीक है, स्पीड घट जाती है। लेकिन SMT स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स इज ग्रेटर देन SMT1, SMT2 जो है वो SMT1 से ज्यादा होता है, ठीक है। और स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ गया तो TEST2 इज ग्रेटर देन TEST1, ये सब कुछ चीजें हैं। E2 भी आपको ज्यादा मिलेगा और टॉर्क तो खैर सेम रहेगा, स्लिप आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपको टोटल मेथड जो है आपका पूरा का पूरा बाय वेरिंग रोटर रेजिस्टेंस, रोटर के रेजिस्टेंस को वैरी करके, और वो पूरा कैलकुलेशन आप है वो कर सकते हैं, मतलब पढ़ना नहीं आपको इसलिए नहीं बताया कि कितना रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कितना % स्पीड बढ़ेगा, तो वो सब है, वो सब करके अपने से भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जानना ये है कि रेजिस्टेंस बढ़ने से आखिर अंदर में क्या होता है, ताकि ये चीज होता है। इसको हम थोड़ा सा आपको, अभी तो मैंने मैथमेटिकली आपको बताया, अगर थोड़ा सा आप इसको फिजिकली या अंदर में मशीन के अंदर में जो फ्लक्स के टर्म्स में अगर आप समझना चाहें तो भी आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे ही आप रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, है ना, तो करंट की वैल्यू घट जाएगी, करंट की वैल्यू घट जाएगी, टॉर्क की वैल्यू एक बैग घट जाएगी, रोटर का जो स्पीड है वो घटने लगेगा। अब आप समझिए हम क्या करें कि हम ये आपको सीधे सीधे करें कि रोटर की स्पीड घटेगी, NR घटेगा, स्लिप बढ़ जाएगा, स्लिप बढ़ जाएगा तो EMF इंड्यूस बढ़ जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब रोटर की स्पीड घट जाएगी तो रोटर और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर का, जो स्टेटर प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि NS स्पीड से मूव कर रहा है, उसका और रोटर के बीच का जो रिलेटिव स्पीड है वो बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि रोटर की स्पीड कम हो गई, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर दोनों तो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, है कि नहीं। अब अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो NS है, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन आपके रोटर की स्पीड कम गई, तो रोटर की स्पीड कम गई तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच का जो रिलेटिव स्पीड है वो बढ़ गया। अब रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगा तो EMF इंड्यूस बढ़ जाएगा। वही चीज हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि EMF इंड्यूस बढ़ जाएगा, और EMF इंड्यूस बढ़ जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, फिर आगे की कहानी आपको पता है। तो इंटरनली आप फ्लक्स के टर्म्स में भी इस तरह से समझ सकते हैं। दिस वाज द लास्ट मेथड। इसके डिमेरिट यही है कि सिर्फ स्लिप रिंग में यूज कर सकते हैं, और दूसरा डिमेरिट कि जब तक ये रेजिस्टेंस लगा रहेगा तब तक आपको एक्स्ट्रा लॉस होगा, कॉपर लॉस, है ना। तो वो एक दो डिमेरिट है इसका। बाकी आप देख सकते हैं इसका रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल वाइड है और स्पीड कंट्रोल स्मूथ है, आप इसको वैरी करके डिजायरेबल स्पीड प्राप्त कर सकते। ऐसा नहीं है कि अभी ये होगा तो फिर जैसे हमने पोल्स में देखा था, इसमें स्मूथ है, ठीक है। तो ये हो गया आपको स्पीड कंट्रोल वैरिंग रोटर रेजिस्टेंस। आइए अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मोटर का, मेजरमेंट ऑफ स्लिप, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ स्लिप जो है बेसिकली क्या है, देखिए मेजरमेंट ऑफ स्लिप नहीं, इसको मेजरमेंट ऑफ रोटर स्पीड कहा जाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्या है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा मोटर जिस स्पीड के लिए डिजाइंड है उतना स्पीड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सपोज आप मार्केट से खरीद के ले आए 3000 RPM का मोटर है ना, या 2800 RPM का मोटर आप खरीद के ले आए। अब आपको ये चेक करना है कि वेदर माई मोटर इज रनिंग एट 2800 RPM और नॉट, है ना, ठगाए तो नहीं है। या और भी एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें कि रोटर की एक्चुअल स्पीड को पता करना जरूरी होता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो मेजरमेंट ऑफ स्लिप है मेथड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ रोटर स्पीड है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रोटर स्पीड है। इसके बेसिकली 3 तरीके होते हैं।
जिसमें से आपको दो पढ़ना है। एक होता है टैकोमीटर मेथड, एक होता है कंपैरिजन मेथड, एक होता है स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड। तो स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड जो है वो आपको 6 सेम में पढ़ना होगा, टेस्टिंग एंड इंस्टॉलेशन कमीशनिंग में। अभी आपको टैकोमीटर मेथड और कंपैरिजन वाला मेथड पढ़ना है, देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्लिप, जैसा कि हम आपको बताएं, स्लिप का मेजरमेंट मतलब हम चाह रहे हैं स्पीड मेजरमेंट, है ना। तो इसके 3 मेथड हैं, टैकोमीटर मेथड, कंपैरिजन मेथड और स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड। इसमें से 2 आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है, एक आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ना है। टैकोमीटर मेथड, टैकोमीटर आप जानते होंगे, आप ऐसे भी अगर खोजेंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो टैकोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ एनी मूविंग बॉडी, है ना। किसी भी मूविंग चीज का, रोटेटिंग चीज का स्पीड पता करने के लिए लोग टैकोमीटर यूज करते हैं। टैकोमीटर एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट टाइप, एक होता है लेजर टाइप। आपके कॉलेज में लैब में दोनों ही टाइप का होगा। हम लोग जब प्रैक्टिकल किए थे तो कॉन्टैक्ट टाइप का किए थे। तो कॉन्टैक्ट टाइप के जो टैकोमीटर होते हैं उनमें एक शाफ्ट होता है, मतलब आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसका फिगर जो है मतलब पीछे चौड़ा सा रहेगा, स्क्रीन उस पर रहता है जिस पे दिखता है स्पीड, और आगे उसका एक शाफ्ट निकला रहता है। जिस भी रोटेटिंग बॉडी का आपको स्पीड मेजर करना है, आप टैकोमीटर को के शाफ्ट को उस मूविंग बॉडी से कनेक्ट कीजिए, मतलब जस्ट टच कीजिए, मतलब कोई चीज घूम रही है आप उसको ले जा करके उसमें टच कीजिए। जैसे सपोज दिस इज टैकोमीटर, दिस इज योर शाफ्ट, तो आप इसको ले जा करके उसमें टच कीजिए तो ये शाफ्ट अंदर का घूमने लगेगा, पूरा बॉडी नहीं घूमेगा, पूरा टैकोमीटर नहीं घूमेगा, वो तो आपका बाहर आप उसका आउटर बॉडी पकड़े हुए हैं, लेकिन शाफ्ट को जब आप उस मूविंग बॉडी से टच करेंगे तो ये शाफ्ट घूमने लगेगा। जिस स्पीड पर वो मूविंग बॉडी घूम रहा है उस स्पीड पर ये शाफ्ट भी घूमेगा। इनफैक्ट कई मशीन्स में एक बना भी हुआ रहता है हल्का सा जगह, ताकि आप वहां पे टैकोमीटर को लगा सकें। खैर, तो होता क्या है, और वो घूमता है, टैकोमीटर का शाफ्ट घूमता है, और उसका जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे उसकी जो भी स्पीड पे मोटर घूम रहा है उतना आरपीएम आपको उसमें दिखेगा कि इतना आरपीएम पे घूम रहा है, ठीक है। तो ये तो होता है, तो वहां से आपको क्या पता चल जाएगा, वहां से आपको एनआर पता चल जाएगा। स्लिप का फॉर्मूला होता है एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। तो एनएस तो आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल से पता चल जाएगा, वो दिया ही रहता है मशीन में। एनआर आपको टैकोमीटर से पता चल जाएगा, और एनएस तो पता ही है, तो स्लिप निकल सकता है। इनफैक्ट हमको एनआर निकालना तो वैसे निकल जाए। अब देखिए टैकोमीटर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। टैकोमीटर जो कॉन्टैक्ट टाइप है, हम लोग कॉन्टैक्ट टाइप की बात करें क्योंकि लेजर टाइप जो वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में चला गया, तो हम लोग कॉन्टैक्ट टाइप की बात करेंगे। एक्चुअली में एक कॉन्टैक्ट टाइप टैकोमीटर इज बेसिकली अ डीसी जनरेटर। हम लोग जब ऑटोमेशन पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, डीसी टैकोमीटर भी होता है, एसी भी होता है। तो जो यूज होता है कॉन्टैक्ट टाइप टैकोमीटर लैब्स में, दैट इज एक्चुअली ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, सिंपल डीसी जनरेटर। होता क्या है कि वो जो आउटर बॉडी है जो है उसके अंदर में क्या होता है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। ये जो आप ब्लैक वाला देख रहे हैं बीच में, दिस इज शाफ्ट। ये शाफ्ट है जो बाहर निकला रहता है, अंदर तक पीछे से लेके बाहर तक रहता है। अब अंदर में क्या होता है कि एक नॉर्थ पोल, 2 पोल बनाया जाता है, एक नॉर्थ पोल यहां बना दिया, एक साउथ पोल यहां, परमानेंट मैग्नेट्स, है ना, मैग्नेटिक पोल्स परमानेंट, ये परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स हैं। और शाफ्ट है, और शाफ्ट के ऊपर एक आयरन सोलेनॉइड टाइप का माउंटेड है, मतलब ये शाफ्ट है, ये बाहर निकला हुआ है, इसको कनेक्ट करेंगे, और इसके ऊपर अंदर में आपको दिखेगा नहीं, खोलेंगे तब दिखेगा, एक आयरन का रॉड माउंटेड है, ठीक है ना। अब जब ये शाफ्ट घूमेगा तो वो रॉड भी घूमेगा, पूरा का पूरा कनेक्टेड है, ठीक है। और उस रॉड के ऊपर वाइंडिंग किया हुआ है, मतलब ये जो रॉड है आयरन का वो एक सोलेनॉइड है, ठीक है, उसके ऊपर वाइंडिंग भी किया हुआ है, और उसके जो 2 टर्मिनल होंगे वो एक किसी उसी शाफ्ट पे स्लिप रिंग होगा उससे कनेक्टेड होंगे, और फिर स्लिप रिंग पे ब्रश होगा उस पे कनेक्टेड होंगे, सेम एज डीसी जनरेटर, बिल्कुल डीसी जनरेटर की तरह, ठीक है।
बिल्कुल डीसी जनरेटर की तरह होगा, उसमें कॉम्यूटेटर वगैरह सारा अरेंजमेंट होगा। अब क्या होता है कि जब इसको आप कनेक्ट करते हैं मोटर के साथ तो ये घूमना शुरू करता है, कंडक्टर शाफ्ट घूमता है, उसके साथ सोलेनॉइड घूमता है, कंडक्टर घूमता है, एंड दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा, इसके दोनों एंड में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, और चूंकि हम डीसी टैप किए हुए हैं तो एक डीसी वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस होगा। अब उसके अंदर में, टैकोमीटर के अंदर में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, जब आप इंस्ट्रूमेंटेशन में आप डिजिटल जो मीटर्स होते हैं उसी टाइप का, उसमें क्या होता है, कैलिब्रेशन किया हुआ होता है, ठीक है। उसमें ये जो यहाँ वोल्टेज जनरेट होगा ना, तो अंदर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे, जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और इस तरह से, जिसमें कि कैलिब्रेशन होगा। अब तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड आ गया, तो उसमें कैलिब्रेशन कुछ इस तरह से होगा कि अगर 10 वोल्ट जनरेट हो रहा है तो आप स्क्रीन पे दिखाइए 2000 आरपीएम, इस तरह से, मतलब एक कैलिब्रेशन होगा इसी के रेशियो में, डिपेंड करेगा स्पीड पर। देखिए जो यहाँ वोल्टेज जनरेट होता है वो क्या होता है, BLV, ये होता है बेसिक फार्मूला। B है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि कांस्टेंट है, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर जो कि कांस्टेंट है, V है वेलोसिटी। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगा, और यहाँ पर अंदर में एक प्रोग्रामिंग कर दी गई है, एक सेटिंग कर दिया गया है, कैलिब्रेशन कर दिया गया है कि अगर सपोज, जस्ट हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, है ना, इसका डिफरेंट भी हो सकता है, अगर 10 वोल्ट वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो आप यहाँ दिखाइए कितना, 2000 आरपीएम दिखाइए, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर 5 वोल्ट हो रहा है तो 1500 दिखाइए, 20 वोल्ट हो रहा है तो 4000 दिखाइए। समझ आगे बात। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो सेटिंग होती है वो होता है कि जब वोल्टेज, यहाँ पर जो वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आरपीएम ऑफ रोटर। जो भी इंडक्शन मोटर है उसका जो रोटर है उसका जो आरपीएम है उसके प्रोपोर्शनल क्या है, वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज जनरेट होगा वोल्टेज, लेकिन डिस्प्ले होगा स्पीड, क्योंकि जो जनरेट हो रहा है ये जनरेशन आगे जाएगा एक डिजिटल मशीन पे, मतलब उसका आप इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, अगर हम लोग बनाएंगे ऑटोमेशन में उसका फिगर बनाएंगे तो एक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, फिर वो एलईडी डिस्प्ले से कनेक्टेड है, जो कि आपको कैलिब्रेटेड है इस तरह से कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग स्पीड जो भी कैलिब्रेशन किया हुआ है वो दिखाएगा आपको स्क्रीन पर। सिंपल। तो बेसिकली डीसी जनरेटर है, और बाय द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन सिस्टम, कैलिब्रेशन सर्किट, डिस्प्ले में आपको स्पीड दिखता है। दिस इज हाउ टैकोमीटर वर्क्स। समझ में आ गई बात। तो ये बेसिकली टैकोमीटर के बारे में है, डीसी जनरेटर है, सिंपल। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कंपैरिजन मेथड। ये है सेकंड मेथड कि बाय कंपैरिजन बिटवीन स्टेटर फ्रीक्वेंसी मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एंड रोटर करंट फ्रीक्वेंसी। रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, रोटर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को कंपेयर करके भी हम लोग स्लिप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्लिप का एक और फॉर्मूला होता है FR/F। FR क्या है? रोटर के ईएमएफ इंड्यूस्ड की फ्रीक्वेंसी, और F क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको FR और F पता चल जाए तो दोनों के रेशियो से भी आप स्लिप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब F तो पता है, FR नहीं पता है, तो FR को निकालने के लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। देखिए उससे पहले जनरली FR की वैल्यू कितनी होगी? हम लोग को पता है कि जनरली जो स्लिप होता है वो 0.1 के लमसम में होता है, ठीक है ना। तो और F हम लोगों को पता है कि 50 होता है, तो FR जनरली कितना होगा? 0.1 इंटू 50 मतलब 5 हर्ट्ज लगभग। आप लोग जब न्यूमेरिकल कर रहे थे टाइप 1 टाइप 2 प्रॉब्लम्स, तो उसमें भी जो FR आता था वो 3 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज ऐसा था। तो 5 हर्ट्ज मतलब कि 5 साइकिल पर सेकेंड, 5 साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 5 साइकिल, या 3 हर्ट्ज तो एक सेकेंड में 3 साइकिल। तो देखिए एक सेकेंड में 50 साइकिल को, तो सपोज मान लीजिए कि हम एक एमीटर लें, एमीटर जो कि इंस्टेंटेनियस करंट को मेजर करता हो, या वोल्टमीटर लें
जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को मेजर करता हो, जीरो पोजीशन वोल्टमीटर। जीरो पोजीशन मतलब मीन सेंटर जीरो पोजीशन, मतलब मान लीजिए कोई ये एक मीटर है, यहाँ जीरो है और इधर वोल्टेजेज हैं 50, 100, 150, 200, 250, 300 इस तरह से, और फिर इस डायरेक्शन में भी, और इसको हम लोग किसी एसी सोर्स से कनेक्ट कर दें 50 हर्ट्ज। तो क्या होगा कि हम लोग को पता है कि जो हमारा जो एसी वोल्टेज है दैट इज साइनोसॉइडली वेरिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, 50 साइकिल पर सेकेंड। यानी कि ये जो आप लोग क्रिकेट वगैरह में देखते हैं एक स्लो मोशन में जो आता है, स्लो मोशन में देखेंगे तो क्या दिखेगा, तो दिखेगा कि ये जो है जीरो से ऐसे बढ़ा, मैक्सिमम पे गया, फिर जीरो आया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम पे गया, लाइक दिस, इंक्रीजिंग, मैक्सिमम, डिक्रीजिंग, देन जीरो, देन इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन अगेन डिक्रीजिंग एंड बिकमिंग जीरो। तो स्लो मोशन में देखेंगे तो ये देखेगा कि भाई ये ऐसे गया मैक्सिमम, फिर जीरो हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। लेकिन क्या ऐसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इट इज वेरी फास्ट। एक सेकेंड में 50 बार तो ये इधर उधर कर लेगा। लेकिन अगर जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो वो अगर 5 हर्ट्ज हो, अगर 5 हर्ट्ज हो, तो देखा जा सकता है। एक सेकेंड फिर भी कम है, बट यू कैन इवन कैलकुलेट, कुछ तो मान लीजिए और कम है, 2 हर्ट्ज है, 3 हर्ट्ज है, तो एक सेकेंड में ये अगर कैलकुलेशन हो सकता है, या चलो जरूरी थोड़ी एक सेकेंड में, हम एवरेज निकाल लें, है ना, हम 5 सेकेंड में देख लें कितना बार हुआ, है ना, 5 सेकेंड में कितनी बार साइकिल, कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है 5 सेकेंड में, तो वहां से 1 सेकेंड का 5 सेकेंड का निकल गया, तो 1 सेकेंड का तो निकल जाएगा डिवाइड बाय 5 करके, तो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि गिन सकते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर गया, यहाँ आया, इधर गया, यहाँ 1 साइकिल कंप्लीट, फिर इधर 2 साइकिल कंप्लीट, तो कम से कम 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में गिना तो सकता है। एक आदमी टाइम देखे, एक आदमी देखे कितना हो रहा है, तो गिना सकते हैं, 1 सेकेंड का निकल सकता है। तो अगर कम फ्रीक्वेंसी की सप्लाई हो तो हम उस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज से ये देख सकते हैं कि कितना साइकिल हुआ और कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट इसमें भी, इस मेथड में यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि देखिए क्या होता है कि जैसे ये स्टेटर है, वो तो आपको पता ही है, रोटर है, ये भी आपको पता ही है, और रोटर के तीनों फेजेज है, ये भी पता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ये है, मान लीजिए, है ना, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही इस मेथड को यूज कर भी सकते हैं, स्क्विरल केज में ये मेथड यूज नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ से तीनों फेज, अब इसमें क्या किया जाता है कि किसी 2 फेज के बीच में, है ना, जैसे कि बीच वाला और ये, किसी 2 फेज के बीच में हम एक सेंटर पोजीशन मिली वोल्ट मीटर लगाए। मिली वोल्ट मीटर क्यों? क्योंकि बहुत कम वोल्टेज इंड्यूस होता है, ठीक है ना, तो एक मिली वोल्ट मीटर लगाए सेंटर पोजीशन। तो चूंकि ये जो यहां पर जो वोल्टेज है, यहां पर ये जो करंट है, ये स्टेटर का है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होगी, 5 हर्ट्ज के लगभग होगी। तो आप उसको यहां से मेजर कर सकते हैं, एक्चुअली क्या फ्रीक्वेंसी होगी वो आप मेजर कर सकते हैं। आप 10 सेकेंड के लिए देखिए कितनी बार ये जो है ऐसे 1 साइकिल, ऐसे 2 साइकिल आप देख सकते हैं, है ना। तो आप 10 सेकेंड में देख लीजिए कितना साइकिल किया। मान लीजिए 10 सेकेंड में अगर 50 बार किया तो 1 सेकेंड में कितना बार करेगा? 10, है ना, 10 सेकेंड में 50 बार, तो 1 सेकेंड में 5 बार, 5 हर्ट्ज हो गई फ्रीक्वेंसी। यानी कि आप फिजिकली देख करके FR निकाल सकते हैं, रोटर की फ्रीक्वेंसी। इन 2 फेज के बीच में लगा दिए, जो 2 फेज के बीच में होगा वही इन दोनों के बीच, सबके सेम ही होगा। तो 2 फेज के बीच में एक मिली वोल्ट मीटर लगा दिए, सेंटर पोजीशन या मीन पोजीशन भी कहते हैं, मीन पोजीशन मिली वोल्ट मीटर लगा दिए, और इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब ये कितना बार क्रॉस कर रहा है 10 सेकेंड में या 15 सेकेंड में कैलकुलेट किए, फिजिकली देख के कैलकुलेट किए, उसको जितना 1 सेकेंड के लिए निकाल लिए, फिर वही क्या हो गया FR, वो FR हो गया, और FR डिवाइडेड बाय F कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? स्लिप निकल जाएगा, और स्लिप निकल जाएगा तो NR निकल जाएगा। तो ये मेथड है आपको बाय कंपैरिजन। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, इसमें कुछ खास है नहीं, सेंटर पोजीशन मिली वोल्ट मीटर आते ही हैं, उनको लगा करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये मेथड भी अच्छा मेथड है। इसमें डिमेरिट ये है कि स्लिप रिंग के लिए ही यूज हो सकता है और एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको ये मिली वोल्ट मीटर का खर्चा पड़ेगा। तो मेजरमेंट ऑफ स्लिप में बस इतना ही है। अब आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक लास्ट टॉपिक बच गया, डबल केज इंडक्शन मोटर। उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और उसके साथ आपका ये 3 फेज इंडक्शन मोटर खत्म हो जाएगा, फिर सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में हम लोग रिले है ना, स्विच गियर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।